नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। ये खास पेशकश हम अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं। भारत में एक खास चीज़ हो रही है। न्यू दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को 18वां G20 समिट हो रहा है और इसकी अध्यक्षता हिंदुस्तान कर रहा है, इस समय भारत कर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम का नारा लेके G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। खैर, इसमें राष्ट्रपति बाइडेन समेत ढेर सारे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स आएंगे और G20 जिसका भारत एक अंश है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करीब करीब 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन G20 कंट्रीज में रहती है। करीब करीब 75% इंटरनेशनल ट्रेड G20 में होता है। और जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में हो रहा है, कौन से ऐसे एजेंडा हैं जिन पे सारे G20 नेशंस को एक साथ एकजुट होकर काम करने की ज़रूरत है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट हो, इस तरह बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हों, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी। और ये एजेंडा भारत इस बार यहाँ पे न्यू दिल्ली में सबके साथ मिलके बातचीत लेके आगे बढ़ाएगा। इससे भारत का क्या महत्व है आगे आने वाले सालों में, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, हम जो है दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर्स में जुड़ते चले जा रहे हैं। इसमें क्या मैटर्स, कौन से इश्यूज बहुत महत्वपूर्ण हैं, भारत को उठाने हैं, उसका साथ लेना है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ओर साथ में जाना है, ये डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ संजीव सान्याल जी हैं, जो एक हिस्टोरियन भी हैं, इकोनॉमिस्ट भी हैं और प्रिंसिपल एडवाइज़र भी हैं, चीफ प्रिंसिपल एडवाइज़र प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक काउंसिल के। हमारे साथ डिलॉयट से संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं और हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट और जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ के एक्सपर्ट जी पार्था सारथी भी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत नमस्कार इस खास पेशकश में। सान्याल साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। अगर आप सबसे पहले एक एजेंडा सेट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है भारत में, न्यू दिल्ली में। ये 18वां समिट जो इंडिया होस्ट कर रहा है, इसका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है, क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि हम इकोनॉमिक फ्लोज के बारे में बात करें, बिजनेस के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें। अक्सर क्या होता है कि जब हम यहाँ बिजनेस चैनल से बात करते हैं तो बहुत नैरो नज़रिया लेके हम बात करते हैं सिर्फ स्टॉक मार्केट की, लेकिन अगर हम देश के सिटीजन्स के लिए बात कर रहे हैं, उनको ये जानना क्यों ज़रूरी है, इस इवेंट का महत्व अगर आप समझा सकें। जी, नमस्कार। आप जो कह रहे हैं वो सही है कि G20 के जो देशों को अगर एक साथ लें, तो दुनिया के जीडीपी का ये लोग 75 से 80% इनका योगदान है। शायद 2/3 जनसंख्या दुनिया की इन्हीं देशों में रहती हैं। तो इस इवेंट का जो महत्व ये है कि भारत में या दिल्ली में पहली बार प्राय दुनिया के सभी जो बड़े-बड़े राष्ट्र हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी के हेड्स अभी आएंगे, तो हमें इनकी मेज़बानी करने का एक अवसर मिलेगा। लेकिन विश्व में हमें एक नेतृत्व करने का भी एक अवसर मिल रहा है और ये हो रहा है उस इतिहास के मोड़ पे, जब एक तो है ग्लोबल ऑर्डर जो है वो एक नए सिरे से एक इसका रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है और दूसरे तरफ भारत का जो स्टैंडिंग है दुनिया में वो ये उभर के आ रहा है। तो सभी दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस इवेंट का बहुत ही महत्व है। एक ऐतिहासिक मोड़ है। पार्था, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर आप ये समझाएं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के अलावा बहुत सारी जगहों पे हो रहा है, लेकिन जो स्पीड से इंडिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, एक सुपीरियर ग्रोथ, एक बहुत बढ़िया ग्रोथ भारत में दिखाई दे रही है। और इस सुपीरियर ग्रोथ के कारण भी हमने देखा है वर्ल्ड ऑर्डर में एक बदलाव आ रहा है। इस चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में 18th G20 समिट का क्या महत्व है, अगर आप हमें समझाएं। देखिए, दुनिया कैसे बदल रही है आपने पूछा, लेकिन यहाँ हमें क्या कहना चाहिए, आर्थिक तौर पर कितना बदल रहा है, क्यों बदल रहा है और कैसे बदल रहा है। और अगर आप आर्थिक नजर से देखें तो जिस तरह के हमारे ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, जिस तरह तरक्की हुई है,
जो 6% तक पहुंच गई है, उस समय में जब कोविड भी चल रहा था। तो ये भारत ने एक किस्म का एक एग्जाम्पल दिया सारी दुनिया को कि एक अ, देश जो अब भी इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्री है, वो दुनिया को दे सकता है। और इससे हमारी छवि पर काफी बदलाव आई। लोग अब समझने लगे कि भाई जब समस्या हो, हमें सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन को नहीं देखना है, भारत को भी देख सकते हैं। तो इस समय से इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी छवि बदल गई और लोग समझते हैं कि हाँ, हम एक विकासशील देश हैं, लेकिन कई क्षेत्र में हम विकसित हैं। और ये लोग समझने लगे हैं। और ये जो यहाँ समिट हो रहा है, जहाँ हमने अच्छे पड़ोसी अच्छे देशों जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, ओमान, सिंगापुर, यूएई, वो डेवलपिंग ही नहीं लेकिन हमारे पड़ोस में है। हमारे पड़ोस में हम पूर्वी ओर से बांग्लादेश और सिंगापुर के साथ कर रहे हैं, पश्चिमी ओर से ओमान और यूएई के साथ कर रहे हैं, जिनके साथ हमारे संबंध बहुत निकट रहे हैं और जहां कई करोड़ हमारे लोग बसे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे इस तरह के जो संगठन होते हैं, जहां हमारी जो बातचीत होती है सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि आर्थिक विषयों पर भी होती है, तो भारत का महत्व बढ़ता है। भारत के लोग समझने लगते हैं कि भाई ये अपने को विकासशील देश कह रहा है, लेकिन कई क्षेत्रों में विकसित है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिला है कि दुनिया को ये दिखा सकें कि हम सारी दुनिया को यहाँ घर में स्वागत कर रहे हैं। आज वो भी यूनाइटेड स्टेट्स से लेके चीन तक। हालांकि चीन के साथ संबंध में कुछ बिगड़े हुए हैं अभी। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इतना ज्यादा क्लोजली वर्क करते हैं कॉर्पोरेट इंडिया के साथ, भारत में भी, और आपकी कंपनी डिलॉयट दुनिया भर के लार्ज कॉर्पोरेट्स के साथ बहुत क्लोजली वर्क करती है और बहुत क्लोजली काम करते हैं आप। ये मुझे बताएं, ट्रेड एंड कॉमर्स, पूरा दुनिया भारत के साथ ज़्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स करना चाहता है। हम लोग सर्विसेज के साइड पे तो अभी ज़्यादा कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन ट्रेड साइड पे, मर्चेंडाइज ट्रेड पे करना चाहते हैं। तो G20 से किस तरह का एजेंडा सेटिंग किया जा सकता है? धन्यवाद बहुत बहुत रघुवीर जी। बिकॉज इंडिया जो G20 की मेजबानी कर रहा है उसका, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। उन्होंने एक नया वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर सेटअप करने की कोशिश की है। उन्होंने कुछ मैसेजेस ये दिया है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे वर्ल्ड में। इट्स वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन one ग्रुप दैट इंडिया जो बनाना चाह रहा है। इसी में बहुत सारे मुद्दे भी हैं। पॉलिटिकल अगर आप देखें तो अफ्रीका को इंक्लूड करने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत अहम मुद्दा है। बिकॉज अभी तक जो G20 था ये धनी राष्ट्रों का था, डेवलप्ड नेशंस का था। अब जो सरकार जो भारत ने ये कदम उठाया है कि हम अफ्रीका को भी करेंगे, और ये ध्यान रखिए कि अफ्रीका जो है वो आने वाले दिनों में एक बहुत अहम स्थान लेगा। बिकॉज वहां पॉपुलेशन है, ग्रोथ काफी होने वाला है। सो ये भारत की जो पहल है वो बड़ी अच्छी पहल है और बड़े समय पर पहल है। दूसरा जो एक एस्पेक्ट है वो है कि अभी हाल के दिनों में जब पैंडेमिक था तो एक सप्लाई चेन जो वर्ल्ड को विभिन्न सामग्री जो देता था वो धीरे धीरे वो टूट गया, एकाएक टूट गया। भारत ये कह रहा है कि हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कि सभी को एक समय मिले, विमेन को मिले,
एलडीसीज को मिले, एमएसएमईज को मिले, तो उनको सबको वो जोड़ना चाह रहा है। वो ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, बट बाकी कंट्रीज को भी जोड़ना चाह रहा है। तो ये जो पहल है वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को स्थापित करने की है, और उस वर्ल्ड स्थापित को करने में इंडिया की भी अपनी भागीदारी होगी। इंडिया भी अपना ट्रेड को आगे करेगा, मार्केट एक्सेस बनाएगा। बट जो इंडिया में डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो पॉलिसी स्टेबिलिटी है, उसको एक उद्धृत करके इन सब चीजों को अचीव करने की कोशिश की जा रही है। सान्याल साहब, आप एक इकोनॉमिस्ट के साथ साथ इतिहास के भी जानकार हैं, आप एक हिस्टोरियन भी रहे हैं और हैं भी, आपको बहुत वो इश्यूज उनके बारे में आप लिखते भी रहते हैं। एक समय में हम भारत जो है वो दुनिया भर की 25 to 30% जीडीपी का हिस्सा सिर्फ भारत से आता था। इतनी बड़ी इकोनॉमिक हेफ्ट थी, हमारी ताकत थी। फिर ओवर द ईयर्स धीमी पड़ गई गति और हम बहुत बुरे हाल में पहुंच गए। आज हम जब ये बात करते हैं कि सारे ग्लोबल सीईओज इंडिया आ रहे हैं, कह रहे हैं हम इंडिया में काम करना चाहते हैं। मैकेंजी ने कहा है कि ये इंडिया की सेंचुरी है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मैकेंजी की उस रिपोर्ट को एक समय में कोट किया था कि दिस इज इंडिया सेंचुरी। तो अब आप बताइए कि जिस तरह से चीज़ें बदल रही हैं यहाँ पर, रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, आपको लगता है कि हम वापस उस डायरेक्शन में सोने की चिड़िया जो हम हुआ करते थे, उस डायरेक्शन में जब सुनहरा हमारा पूरा भविष्य हो जाए, उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं? ये जरूर हमारे पास ये अवसर है। तो आपने जैसे कहा, 1000 साल पहले दुनिया का 1/3 जीडीपी भारत में था। तो धीरे धीरे वो घटता गया। जब अंग्रेज आए थे तब वो घटते घटते तब तक, मतलब मुगलों के जमाने में भी घटता गया। फिर जब तक अंग्रेज आए वो 25% तक से भी नीचे चला गया था। मेरे ख्याल से 20% तक गिर गया था। और जब अंग्रेज छोड़ के गए तब तक 4% हो गया। जब तक 91 में हम लोगों ने इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया, तब तक ये सिर्फ 1.5% पे आ गिरा था। तो हमारा जो वर्ल्ड जीडीपी में शेयर है वो धीरे धीरे घटते घटते 1.5% पे आ गिरा था। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 4% पे वापस गई है, पहुंची है। और अगर आप इकोनॉमिक साइज के तरफ नजरिया से देखें तो अब हम लोग 5वें नंबर पे हैं, लेकिन अगले 3-4 साल में हम 3रे नंबर पे पहुंच जाएंगे। हाँ, तो हम लोग जापान और जर्मनी को पार कर जाएंगे। हमारे आगे सिर्फ चीन और यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा। वो हमसे बहुत दूर है, तो अभी काफी फासला है हम दोनों में, लेकिन कम से कम 3रे नंबर पे तो पहुंच जाएंगे और ये 28 तक हो जाएगा। अब इसका मतलब नहीं है कि हम लोग सब अमीर हो जाएंगे। अब हमारी जनसंख्या इतनी है कि हमारी पर कैपिटा इनकम तभी भी काफी नीचे ही रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक जो बहुत ही जो गरीबी दिखती है हमारे सड़कों पे, जैसे हमारे गाँव में, जो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि वो जो एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है, वो घटता जा रहा है और वो आपको सभी को दिख रहा होगा। उसी साथ जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, उनके लिए फैसिलिटीज बढ़ रही हैं। जैसे एयरपोर्ट्स, जो पहले जैसे एयरपोर्ट्स थे, आज देखेंगे कोई उनमें तो कोई मतलब बहुत अलग है। अब हम लोग रेलवेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ गरीबों के लिए भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे टॉयलेट्स बन गई हैं, फिर हम लोगों ने अब उनके घर पक्के करना शुरू कर दिया आवास योजना के तहत। तो ऐसे करते करते जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे सभी का आगे बढ़ रहा है। ये आपको भी दिख रहा होगा जी। लेकिन एग्रीगेट में जो है हमारा ग्लोबल स्टैंडिंग जो है, वो तो सिर्फ इकोनॉमिक साइज पे निर्भर है। मतलब पर कैपिटा जो भी हो, जस्ट साइज, और वो 3रे नंबर पे पहुंच जाएगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि हमारी एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा है मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में, पर्टिकुलरली चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, टॉयज़ हो, आपको लगता है कि आगे आने वाले सालों में जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें भारत का हिस्सा बढ़ सकता है? और अगर बढ़ सकता है तो कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना होगा कि ओवरऑल ट्रेड एंड कॉमर्स में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड शेयर ऑफ ट्रेड वो बढ़ाया जा सके? बाकी देखिए, कोई दुनिया का में परिवर्तन 1 दिन या 2 दिन में नहीं आता है। ये निरंतर प्रयास कई सालों से चला है।
शुरू हुआ जब हमने अपने ही आर्थिक इकोनॉमी को खोला, विदेशी पूंजी निवेश का स्वागत किया। उसके बाद लोग और दुनिया भर भारत को दूसरी नजर से देखने लगा कि ये एक देश है जहां विकसित देशों से पूंजी निवेश आता है आर्थिक प्रगति के लिए और तकनीकी प्रगति के लिए, और साथ साथ विकासशील देशों को भी सहायता दे सकता है। तो हाँ, जो भी हमारे कूटनीतिक प्रयास हैं विकासशील और विकसित देशों से दोनों के साथ अच्छे संबंध रखना। और दूसरी बात ये, चीन के साथ संबंध अच्छे नहीं है, बिगड़ गए हैं, तनाव है सीमा पर, फिर भी जो आर्थिक सहयोग है वो चल रहा है। और ये एक किसी को कोई गिफ्ट तो नहीं दे रहा है, ये कोई ये फैसिलिटीज तो नहीं दे रहा है, लेकिन सोच समझकर आर्थिक नीति को आगे ले जाना, आर्थिक प्रयास को आगे ले जाना, इस पर हम अब काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये देश के राष्ट्रीय हित में रहा है। संजय, यही सवाल मैं अगर आपसे भी पूछना चाहूं कि आगे आने वाले दिनों में इंडिया जो है वर्ल्ड से इंटीग्रेट होकर ज़्यादा बेहतर काम कैसे कर सकता है? सर्विसेज में हमारा हिस्सा बहुत बढ़िया है, यूएस और चाइना हमारे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन ट्रेड में, मर्चेंडाइज में, मैन्युफैक्चरिंग में हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर वो हमारी एम्बिशंस कैसे पूरी हो सकती हैं आपके हिसाब से? आपने बहुत सही कहा कि अभी तक इंडिया जो था वो सर्विसेज पे ही कॉन्सेंट्रेट करता था। वो भी ठीक है, बिकॉज अगर आप देखें तो सर्विसेज ट्रेड जो है, सर्विसेज जो है वो हर डेवलपिंग कंट्री का सबसे बड़ा इकोनॉमिक सेगमेंट है और सबसे उसका हायर ग्रोथ होता है। तो ये काफी सही था और हमें एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला कि इंडिया वर्ल्ड का बैक ऑफिस बन गया और करीब करीब 54% जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है वो इंडिया में है आज के दिनों में। आने वाले दिनों में सरकार की ये पहल है कि वो मैन्युफैक्चरिंग को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि एक जो सप्लाई चेन जो डिसरप्ट हो गया था, सर्विसेज सप्लाई चेन डिसरप्ट नहीं हुआ था, सर्विसेज तो काम करते रहे, लोग अपने लैपटॉप से घर पर काम कर रहे थे और सर्विसेज को डिलीवर कर रहे थे। अब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को एक रिस्पॉन्सिबल और एक बड़ा सस्टेनेबल और इक्विटेबल बेसिस पे उसको सप्लाई चेन को बनाने की कोशिश की जा रही है। इंडिया, अगर आप डोमेस्टिकली देखें तो इंडिया ने बहुत सारे एफटीए की पहल की है, कुछ साइन भी किए हैं, कुछ और भी है, और वो आज के दिनों में कनाडा के साथ करना चाह रही है, वो यूएस के साथ भी करने की सोच रही है, अभी उसका ऑफिशियल नहीं आया है। पेरू के साथ सोचना शुरू कर दिया है, यूरोपियन यूनियन के साथ सोच रहा है, जीसीसी कंट्रीज को भी इसमें डालना चाह रही है। तो बड़े सारे एफटीएज इंडिया बनाना चाह रही है, उसको आगे करना चाहिए। उसका सारा उद्देश्य है कि जब हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ऊपर करेंगे, और पहल काफी है सरकार की तरफ से, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की पहल है, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने की पहल है थ्रू पीएलआई, और इन्हीं पहलों के थ्रू अगर वो एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना चाहती है तो उसमें इंडिया अपने ट्रेड को सिर्फ सर्विसेज में नहीं रख करके बट गुड्स में भी आगे बढ़ाना चाहिए। इसमें और भी है कि अब ये भी देखना होगा, और शायद ये आगे के सालों में पता चलेगा कि इंडिया जो अपनी सर्विसेज आगे बढ़ाती है, अभी तो वो अपने बारे में सोचिए, बट ये जब एलडीसीज को अटैच करेगी तो क्या ये मुद्दा हो सकता है कि हम एलडीसीज को अपने सप्लाई चेन में किस तरह शामिल करें। हम एमएसएमई, दूसरी कंट्रीज के एमएसएमई अपने तो करेंगे ही, दूसरी कंट्रीज के एमएसएमई को कैसे शामिल करें, हम विमेन को कैसे ज्यादा पार्टिसिपेशन दिए। तो ये सब सारे मुद्दे हैं जो एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है कि G20 में आप एक साल काम करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ मुद्दे इस तरह से आप स्थापित करें ताकि वर्ल्ड उस पर पिछले अगले 2, 3, 4, 5 सालों में उस पर निरंतर काम करते रहे, तो आपने एक इम्पोर्टेंट स्थान अपना बनाया, अपनी एक सोच आगे रखी, और
B20 में अभी ये अनाउंस हुआ था कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया है जो इन सब चीजों को आगे लेके बढ़ेगा, जो अभी तक किसी संस्था ने, किसी भी G20 में ये काम नहीं हुआ था। तो ये इंडिया ने इस तरह से सोचना शुरू कर दिया है कि कैसे हम जो ये नई सोच ला रहे हैं, नई पहल ला रहे हैं, उसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। संजय जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, ये जो एफर्ट्स हम कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, इसमें 10 साल से हम देख रहे हैं रिफॉर्म्स चल रहे हैं भारत में। इसका बहुत हद तक असर देखने को मिला है कि पॉवर्टी एलिवेशन, बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास लेवल से लोग मिडिल क्लास में आ रहे हैं, मिडिल क्लास से बहुत सारे लोग एफ्लुएंट साइड में जा रहे हैं और प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट SBI ने एक रिसर्च रिपोर्ट भी निकाली है, उसमें उन्होंने 10 साल के इनकम टैक्स डेटा को आपके हवाला दिया है और कहा है कि क्या हमने किस तरह से डेटा ये बता रहा है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास एफ्लुएंट में जा रहा है और पॉवर्टी एलिवेशन का काम हो रहा है, क्योंकि ये सारे डेवलपमेंट का एक तरह से एजेंडा सिर्फ कॉर्पोरेट प्रॉफिट ग्रोथ या प्योर GDP ग्रोथ ही नहीं है। जब तक वो सोसाइटी में ना दिखे उस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। उसके अर्ली साइंस दिखना शुरू हो चुके हैं आपके हिसाब से? तो हो ही रहा है। आप नीति आयोग ने भी एक स्टडी दिया था मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी का, उसमें भी दिखाया कि तकरीबन 140 मिलियन, मुझे याद नहीं है अभी आंकड़े, लेकिन 140 मिलियन के करीब लोगों को 7-8 साल में गरीबी से निकाल के बाहर लाए हैं हम लोगों ने, और ये उसी गति में हम लोग अभी भी कर रहे हैं, तो उससे शायद तेज हो गया है। तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो गरीबी, जो एक्सट्रीम गरीबी, ऐसा नहीं है कि देश में गरीब नहीं है, लेकिन जो एक्सट्रीम एक गरीबी पहले हम लोग देखते थे कि एकदम उसके पास खाने को नहीं है, कपड़े नहीं है, उस किस्म की गरीबी अब काफी कम हो गया है। तो हैं, अभी भी ऐसे हैं कुछ लोग, लेकिन मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है, और उनकी संख्या घटती जा रही है, और अच्छी चीज है ये। अब क्या होगा, उसके वजह से आप देखेंगे कि सामाजिक जीवन में जो बहुत लोग अभी आप मिलेगा जो जिनके माता पिता या दादा दादी वो मध्यम वर्ग के नहीं थे, लेकिन आज वो मध्यम वर्ग में है। आप हमारे स्पोर्ट्स टीम को ही देख लीजिए, हमारे क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, किसी में देख लीजिए, अब ये सब मध्यम वर्ग के हो गए। कुछ तो स्पॉन्सरशिप लेके अमीर भी हो गए हैं, लेकिन इनके जो माता पिता कौन थे, और उनके अगर एंटीसीडेंट्स देखेंगे तो दिखेगा आपको कि ये लोग एक पीढ़ी में ये मिडिल क्लास में आए हैं। तो ये जो फिनोमेना है ये अब काफी जनरलाइज्ड है, आपको चारों ओर दिखेगा ये, मतलब ये कोई सीमित कहीं नहीं है, ये आपके इर्द गिर्द सब जगह दिखेगा ये। पार्था, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एजेंडा हमारे इस बार G20 मीट में डिस्कस होने वाले हैं, वो सारे, चाहे वो रिन्यूएबल्स हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, बहुत सारे, आपके हिसाब से क्या की मैसेजिंग रहेगी इंडिया की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को? भाई यही हमारा संदेश यही है कि सबके साथ सबका विकास, यही हमारा प्रयास। पार्था, आपसे एक और सवाल मैं लूंगा, आपके हिसाब से पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में वो कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे भारत ज्यादा बेहतर तरीके से इंगेज कर सकता है दुनिया से? क्योंकि हमने यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए हैं इस उद्देश्य से कि सिर्फ अपने ही नहीं, बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट के नजरिए से भी। आपके हिसाब से कौन से एरियाज में कॉन्क्रीट स्कोप नजर आता है? भाई इसमें ये बात यही है कि आजकल के दुनिया में टेक्नोलॉजी के खोज में है हम सब। ज्यादातर अमेरिका से मिलता है, दूसरे कभी कभी यूरोपियन देशों से, जापान से। चीन तो हमको एक आने का टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाला है, और उसका उम्मीद करना भी मैं गलत समझूंगा। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति का प्रयास यही है कि इसका परिवर्तन लाएं, आधुनिकीकरण करें और इसको निरंतर करते रहें। अगर भारत 6%, 7% चलता रहे हर साल तरक्की, तो बिल्कुल सामने पहुंचने वाले हैं। संजय, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, MSME, देश में लाखों MSMEs हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं,
जहाँ पे जीएसटी की वजह से बहुत बदलाव आ गए हैं। जीएसटी कलेक्शन का डेटा ऑलरेडी बहुत भयंकर ग्रोथ दिखा रहा है, उनको क्रेडिट एक्सेस हो गया है। दूसरी तरफ रिन्यूएबल्स में भारत बहुत बढ़िया लीडरशिप दिखा रहा है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो रिन्यूएबल्स हो, सोलार हो। और ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से, जो हमारे जनधन ट्रिनिटी है उसकी मदद से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखती हैं भारत में की जा सकती हैं दूसरे दुनिया के बड़े इकोनॉमीज़ के साथ, क्योंकि लोग अब विदेशों से चाइना के बियॉन्ड एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। तो क्या भारत वो रिलायबल पार्टनर बन सकता है? जी, पहले से हमारे बारे में क्या सोचते थे कि ये गरीब हैं और ये कुछ नहीं कर सकते हैं। वो खुद क्रिकेट खेलते हैं और उसके थोड़ा भी आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ये इमेज बदल गया है। अगर दुनिया में टेक्नोलॉजी देखेंगे तो या तो इन भारत में हो रहा है या भारतीय बाहर जाके कर रहे हैं, वो भी हैं। दूसरा है कि हम लोग, जैसे आपने कहा, चंद्रमा पे लैंडिंग हो रहा है। स्पोर्ट्स पे भी अलग अलग, जैसे जैवलिन जैसे स्पोर्ट्स में जहां पर पहले हमारा कोई नामो निशान नहीं था, वहां हम लोग गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ है कि एक रेनेसांस है ये। और अब अगर देखेंगे इतिहास में तो यूरोप में ऐसा एक मोड़ 15 या और 16वीं सदी में दिखा था, जब अचानक से, जैसे लियोनार्डो दी दा विंची, गैलीलियो, शेक्सपियर, ऐसे लोगों ने अचानक से कुछ ही 3 पीढ़ियों में अचानक से यूरोप का हुलिया बदल दिया। मतलब अचानक से वो विज्ञान में, साहित्य में, मिलिट्री पावर, जो भी ले लेंगे, हर चीज में वो एक मतलब पावर होके उभर के आए। और ये बहुत मतलब 2-3 पीढ़ियों में हुआ था। तो उसी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे साथ भी ऐसा एक रेनेसांस आ रहा है, जिसमें 2-3 पीढ़ियों में हम पूरी तरह से बदल जाएंगे। राइट, ऑल राइट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए, संजीव, पार्था और संजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए कि ये G20 की जो 18वीं समिट हो रही है न्यू दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को, वो क्यों विकास के दृष्टिकोण से, हमारे सिटीजन की जानकारी के हिसाब से, इन्वेस्टर्स, हर तरीके से जानना बहुत ज़रूरी है उसकी अहमियत, और आगे आने वाले सालों में उसका असर दिखाई देगा।